और अब खबरें विस्तार से। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मेयर और डिप्टी मेयर का नाम फाइनल हो गया है। सुरेंद्र चौहान अब शिमला के नए मेयर होंगे। वहीं डिप्टी मेयर के लिए उमा कौशल का नाम तय हो गया है। कांग्रेस पार्षदों से राय लेने के बाद नाम फाइनल किया गया है। खबर यह भी है कि सुरेंद्र चौहान सीएम से भी मिल चुके हैं और शाम 6 बजे एक पार्टी भी देने वाले हैं। वो भी हमें नजर आ रहा। सर तय हो गया, बधाई आपको। पहले हाईकमान ने तय किया है और सभी को मुबारक। कौन होंगे मेयर सर? देखिए, मेयर जो हाईकमान ने जो है सुरेंद्र चौहान जी को डिसाइड किया है और उमा कौशल जी को डिप्टी मेयर के लिए। कहा किस तरह से उन्होंने दोनों का नाम ले लिया है। उन्होंने बता दिया है कि इस तरह से कि मेयर कौन होगा और डिप्टी मेयर कौन होगा, लेकिन इस बारे में और ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने रिपोर्टर रणवीर से। रणवीर, इस वक्त क्या स्थिति है? लगभग वो तय हो चुका है वो नाम जो आप लगातार पहले से बताते रहे हैं सूत्रों के हवाले से भी, लेकिन अब तो मंत्री ने भी कह दिया। अब सवाल यह है कि इसके आगे क्या? जी हाँ, देखिए दोनों ने जो है शपथ ले ली है पार्षद पद की, और जो कार्यभार है वो भी संभाल लिया है मेयर और डिप्टी मेयर का। टाउन हॉल में मेयर का कार्यालय है और डिप्टी मेयर का कार्यालय है, वहां पर अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने पदभार संभाल लिया है। तो सुरेंद्र चौहान जिस तरह से लगातार शुरू से ही ये नाम चल रहा था, तो उनके नाम पर मुहर लगी है। हमारे सूत्र भी लगातार यही बता रहे थे। तो सुबह ही ये तय हो गया था और जिस तरह से हमने दर्शकों को जानकारी दी थी उस पर जो है मुहर लगी है। और जो जो न्यूज 18 के हवाले से जो खबर शुरुआत में निकल कर आई थी, सूत्रों ने ये बताया था जिस दिन परिणाम निकला था कि उसके एक दिन बाद ये खबर आई थी कि जो डिप्टी मेयर का पद है वो किसी महिला को ही दिया जा सकता है, और हुआ भी वही। उमा कौशल को जो है डिप्टी मेयर बना दिया गया है। अब ये भी जानकारी है कि शायद मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे, आभार प्रकट करेंगे मुख्यमंत्री से, और ये शिष्टाचार भेंट होगी। मुख्यमंत्री ने भी बधाइयां दे दी है और ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिमला शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए, शिमला शहर के विकास के लिए राज्य सरकार की तरफ से पूरा सहयोग दिया जाएगा। देखिए, सुरेंद्र शर्मा माफ कीजिएगा, सुरेंद्र चौहान पहले भी पार्षद रहे, वरिष्ठ हैं, मुख्यमंत्री के करीबी हैं, तो वो अनुभवी है। उन्हें जो है यहाँ पर अनुभव है निगम में काम करने का, तो एक सही फैसला माना जा सकता है। और डिप्टी मेयर की बात करें, देखिए कुल 34 वार्डों में से 21 महिलाएं जीतकर आई हैं। 21 वार्डों में महिलाओं ने जीत दर्ज की है। जी, तो ये स्वाभाविक था कि ये डिप्टी मेयर का पद जो है महिला को मिलेगा। और उमा कौशल जिस वार्ड से आती है, तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपने जो समर्थक हैं, कांग्रेस को लगातार इस वार्ड से जिताते रहे हैं। एक बार भी कांग्रेस इस वार्ड से नहीं हारी है, तो कांग्रेस ने वहां के मतदाताओं को भी एक तोहफा यहाँ पर दिया है। और इस परिवार की बात करें तो बेहद साफ और स्वच्छ छवि इस परिवार की है। और इन्हीं के परिवार से जब से नगर निगम में ये चुनाव हो रहे हैं 1986 से लगातार कांग्रेस जीत रही है, और इन्हीं के परिवार में से जो पार्षद है वो जीतता रहता है। तो लगातार भरोसा इस परिवार पर टूटीगंडी वार्ड के लोगों ने जताया है। तो अब दोनों ने अपना पदभार भी संभाल लिया है, मेयर और डिप्टी मेयर ने। जी रणवीर, एक सवाल यहां पर करना चाहूंगा कि पदभार संभाल लिया है, शाम में शायद पार्टी भी दी है सुरेंद्र चौहान ने। अब पार्टी कब होती है, क्या होती है, कैसी होती है, अलग सवाल है। लेकिन क्या मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अब इन दोनों के सामने जो सबसे पहला जो चैलेंज होगा, जो चुनौती होगी, वो क्या होगी? देखिए, शिमला शहर में सबसे बड़ी चुनौती जो है नगर निगम की अगर हम बात करें, वो जैसे प्रदेश की वित्तीय हालत खराब है, वैसे ही यहाँ नगर निगम शिमला की जो वित्तीय हालत है वो खराब है। और केंद्र में भाजपा की सरकार है। हालांकि शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए स्मार्ट सिटी के तहत बहुत फंडिंग होती है, पैसा आया है, कुछ काम यहाँ पर चल रहे हैं। तो बड़ी चुनौतियां यहाँ पर यही है कि जो वायदे कांग्रेस ने किए हैं, हालांकि ज्यादा वायदे तो नहीं किए, लेकिन इतना जरूर है कि शिमला शहर की जो
मूलभूत समस्या है वो है यहाँ पर पीने के पानी की समस्या। 24 घंटे पानी जो है अभी भी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर देखना होगा, हालांकि जो परियोजना है सतलुज से पानी लाया जा रहा है जी। वो परियोजना कितनी जल्दी पूरी होती है ये देखने वाली बात होगी। शहर के भीतर की बात करें, यातायात समस्या बहुत बड़ी है, ट्रैफिक ज्यादा रहता है, ये समस्या है। और कुछ एम्बुलेंसेज रोड है, खासकर जो मर्ज्ड एरिया है यहाँ नगर निगम शिमला का, वहां पर काफी सारी जो है समस्याएं अभी भी हैं। और यहाँ भवन निर्माण को लेकर जिस तरह की बातें जो है यहाँ कांग्रेस की तरफ से कही गई है, खासकर एक रिटेंशन पॉलिसी की बात होती है जो अनियमित है, जो जिन्हें अवैध कहा जाता है भवन, उनको जो है रेगुलर यहाँ पर किया जाना है, लंबे समय से मांग है। तो ये कुछ बड़ी समस्या है, ट्रैफिक की है और एम्बुलेंस रोड्स की है और पार्किंग एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। और पीने की पानी जो 24 घंटे यहाँ पर मुहैया करने की बात जो है सरकारें कहती रहती हैं। यहाँ नगर निगम में कांग्रेस सत्ता में है, तो यहाँ पर ऐसा एक तरह से हम यूं भी कह सकते हैं कि लाभ जो है कांग्रेस को यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है। देखना होगा, अनुभव तो है, दोनों मेयर और डिप्टी मेयर के पास अनुभव है निगम में काम करने का। देखना होगा कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं शिमला शहर की जी, उनकी अपेक्षाओं पर वो खरा उतर पाते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, ये एक वाकई अहम सवाल है और इसके लिए एक इंतजार थोड़ा लंबा करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, कुछ तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और इसी के साथ एक और अहम खबर यहां पर है, वो खबर है कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की चालक यूनियन ने रात्रि से बस सेवा ठप करने की हड़ताल वापस ले ली है। जी हां, रात्रि से बस सेवा ठप करने की और हड़ताल की उन्होंने कॉल दी थी, जो उन्होंने वापस ले ली है। प्रबंध निदेशक संदीप कुमार के भरोसे के बाद यह हड़ताल स्थगित की गई है। यानी कि उन्होंने एक तरह से वापस तो ली, लेकिन उसको स्थगित किया है, पोस्टपोन किया है, खत्म नहीं किया है। उन्होंने भरोसा दिया है कि 18 मई को सीएम और डिप्टी सीएम से यूनियन के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात कराई जाएगी। ये भरोसा जो प्रबंध निदेशक उन्होंने दिलाया है इस चालक समूह को, और इस भरोसे के बाद यह हड़ताल की कॉल उन्होंने फिलहाल वापस ले ली है। और बता दें कि बस चालक पिछले 41 महीने से, यानी करीब 3.5 सालों से ओवर टाइम और एरियर न मिलने से नाराज हैं। उनके मुताबिक ओवर टाइम की लंबित राशि करीब 65 करोड़ तक जा पहुंची है। रिकांगपिओ चालक परिचालक यूनियन अध्यक्ष सुंदर मोहन नेगी ने बताया कि अगर सरकार के साथ बातचीत नाकाम होती है तो आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। जो यूनियन के लोग हैं और हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, डिप्टी सीएम साहब हैं, इनसे सबसे रेगुलर इन टच थे और जो यूनियंस की डिमांड्स हैं उनको भी समय पर हम पूरा करते रहते हैं। हालांकि एचआरटीसी की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी हाल में ही इनको हमने 2 महीनों का जो है वो ओटीए रिलीज़ किया और अभी भी इंश्योर किया है कि इस महीने के अंत तक जो है वो और 21 जो ओटीए की हम इनको दे देंगे। लेकिन ये किसी वजह से मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये थोड़ा सा हो गया था। लेकिन अभी मुझे भी डिप्टी सीएम साहब ने और यूनियंस को भी जो है वो डिप्टी सीएम साहब ने 18 को बुलाया हुआ बातचीत करने के लिए, तो अभी सब सिचुएशन नॉर्मल है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर के दौरे पर हैं। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है जिसमें वो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जन समस्याएं जो है वो भी सुन रहे हैं। इसके बाद उनका हमीरपुर बार एसोसिएशन की बैठक में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। वहीं दौरे के पहले दिन अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पिछले 6 महीनों से विकास के कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं और जनता को कांग्रेस सरकार बनाने का पछतावा हो रहा है। यह कहना है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। मैं इतना ही कहूँगा कि राज्य की सरकार को अवसर मिला है काम करने के लिए। डबल इंजन की सरकार ने शानदार काम प्रदेश में किया। जयराम जी ने चहुमुखी विकास प्रदेश का किया। हमारे यहाँ की भोरंज की विधायक रही उस समय कमलेश जी, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए खूब मांगे मनवाई। अब चुनौती आगे उन लोगों के ऊपर है जो चुनकर आए हैं। 6 महीने से विकास ठप हो गया है। जनता को लगता है जैसे ग्रहण लग गया हो हमारे विकास के ऊपर। और जैसा आपने देखा होगा, लोगों ने यहाँ पे बताया भी कि लोग अपने 1500 रुपये जो बहनों के खाते में आने थे उसका अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। 10,000 रुपये अब तक इकट्ठा हो जाता, नहीं हो पाया। लेकिन सरकार कहती पैसा नहीं है। दूसरा, लोगों के घरों में नलके तो लग गए
पानी 15-15 दिन से नहीं आ रहा, तो लोग कह रहे हैं हाहाकार पानी के लिए मचा रखी है। अभी तो इतनी गर्मी नहीं पड़ी, उसके बावजूद ये हालत है, तो आगे क्या होगा। तो जनता की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को बता के उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सरकार आने के बाद लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय उनकी परेशानियां बढ़ने का काम हो रहा है। और अगली खबर, सोलन नगर निगम का दूसरा बजट कल 16 मई को पेश होने जा रहा है। इसके लिए नगर निगम ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। निगम का यह दूसरा बजट है, ऐसे में शहर के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। बजट का सबसे अधिक हिस्सा शहर के विकास कार्यों पर खर्च होगा। इसके अलावा नगर निगम के सामने अपनी आय यानी आमदनी बढ़ाने की चुनौती भी है। ऐसे में आय और व्यय को संतुलित करके ही बजट का प्रारूप तैयार किया गया है। नगर निगम के कमिश्नर जफर इकबाल ने बताया कि सोलन शहर में ग्रीन एनर्जी सोलर पैनल को प्रमोट किया जाएगा। इसे लेकर भी बजट में प्रावधान किया जाएगा। साथ ही शहर के सौंदर्यीकरण, पार्किंग को लेकर भी खास ध्यान रखा जाएगा। 16 मई को प्रस्तावित है और मेजरली सोलन के जितने भी मेजर इश्यूज हैं जो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग करके उनसे निकाले हैं। हमारे इश्यूज हैं कि रोड साइड पे मेजर जो रोड्स हैं उनकी साइड पे ड्रेन्स हैं, जो ओपन ड्रेन्स हैं उनको कवर करना है, पेडेस्ट्रियन स्पेस क्रिएट करनी है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स को कैसे प्रमोट किया जा सकता है ताकि लोगों की उससे ग्रीन एनर्जी भी प्रोड्यूस हो और लोगों के बिल्स भी कम हो। सैनिटेशन को लेके हमारे पास जितने भी प्लान हैं प्रॉपरली उसके ऊपर डिस्कशन होगी। उसके अलावा पार्किंग स्पेस की शहर में किल्लत है, उसके बारे में डिस्कशन होगी। ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो शहर के रिलेटेड हैं, वो उस दिन डिस्कस किए जाएंगे। बद्दी में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले बहुमत के मद्देनजर लड्डू बांटे गए। इस मौके पर सीपीएस रामकुमार चौधरी भी मौजूद रहे। रामकुमार चौधरी ने कहा कि हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जीत की शुरुआत की और उसके बाद नगर निगम शिमला पर भी कांग्रेस ने परचम लहराया और अब कर्नाटक में जीत दर्ज कर जनता ने मोदी की तानाशाह नीतियों को विरोध दर्ज कराया है। ये एक ऐतिहासिक जीत हुई है। कल मैं लिस्ट देख रहा था कि पिछले 4-5 वर्षों में भारतवर्ष के लगभग 20वां राज्य है जिसमें बीजेपी के जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी सरकारें बनी हैं। अब आपने देखा कि पहले हमने हिमाचल जीता, हिमाचल के बाद अब नगर जो काउंसिल है शिमला की वो हमने जीती, उसके बाद फिर अब कर्नाटका में धमाकेदार जीत हुई। मैं उन सब वोटरों का, मतदाताओं का, हमारी जो लीडरशिप है, हमारे खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बड़ा जोर लगा के जो है वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम किया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। के बणी में एक हादसा हो गया। यहां एक ट्रक बेकाबू होकर घर में घुस गया। हालांकि इस हादसे में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ट्रक नालागढ़ से ढलियारा की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक मोड़ पर ब्रेक फेल हो गया और हैंडल लॉक होने जाने की वजह से ट्रक मकान से जा टकराया। यह हादसा सुबह 8:30 बजे करीब पेश आया है। सोलन पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी में 2 अलग अलग मामलों में सोलन पुलिस ने 376 अवैध देसी शराब बोतलें बरामद की हैं। एएसपी सोलन योगेश रोल्टा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सोलन पुलिस नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में सोलन पुलिस को सफलता हासिल हुई है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सोलन के पास एक टैक्सी पार्क की गई थी जिसकी डिग्गी में शराब की पेटियां छुपाई गई थी। चेक करने पर कुल 28 गत्ता पेटियां देसी शराब की बरामद हुई हैं। वहीं पुलिस की एसआईयू टीम ने चिकन शॉप्स में चल रहे अवैध शराब के कारोबार का भी पर्दाफाश किया है। तलाशी लेने पर शॉप के अंदर से 40 बोतलें देसी शराब मिली हैं। पुलिस दोनों मामलों में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पिछले कल सोलन पुलिस ने 2 एक्साइज एक्ट के मुकदमे रजिस्टर किए हैं। इसमें पहला जो मुकदमा है वो सदर थाने के तहत दर्ज हुआ है। इसमें सदर थाने के जो हमारे ऑफिसर्स थे वो गश्त पे थे और उन्हें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि एक गाड़ी में हाउसिंग बोर्ड के पास जो है काफ़ी मात्रा में जो है शराब बरामद हो सकती है। इस पर हमारी टीम हाउसिंग बोर्ड गई और वहाँ पे
देखा कि एक जो वैन HP01S 0781 जो है खड़ी थी, तो वहाँ पे उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 28 बॉक्सेस जो है देसी शराब पैराडाइज संतरा के बरामद हुए हैं और उसमें अकॉर्डिंगली एक्साइज एक्ट में केस रजिस्टर कर दिया गया है। और ये वैन किसकी है और ये शराब कहाँ से आई थी, तो इसका भी जो है पता अभी इन्वेस्टिगेशन में किया जाएगा। दूसरे केस में हमारी SIU की टीम ने जो है सपरून में ही जो है एक चिकन शॉप से 40 बोतलें देसी शराब की बरामद की है, उसमें भी अलग से FIR रजिस्टर की गई है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की अपील करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो यूटी में बहुप्रतीक्षित विधानसभा चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप चाहते हैं, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग से चुनाव कराने के कोई संकेत नहीं है। यहाँ इलेक्शंस करवाने की कितनी ज़रूरत है या किस तरह से सियासी पार्टियां चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो, उसकी एक ताज़ा मिसाल है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जो है उसके सदर हर्षदेव सिंह ने एक रिट पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने अपील की है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। हर्षदेव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो रिट पिटीशन है, क्या कुछ खास ग्राउंड्स पे आपने ये पिटीशन दाखिल की है? देखिए, हमने उसमें ये कहा है कि पिछले इलेक्शन जम्मू कश्मीर में असेंबली की जो हुई वो 2014 में हुई और अब 9 वर्ष हो चुके हैं असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं हुए। जो 2014 में इलेक्शन हुई तो 2018 में उस असेंबली को बंद कर दिया गया और 2018 से लेकर अब 23 चल रहा है, 5 सालों से प्रॉक्सी रूल चल रहा है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का। बाहर से लाए हुए ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर के निजाम को चलाया जा रहा है। संविधान ये कहता है कि इलेक्शंस होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इलेक्शंस शुड नॉट ओनली बी फ्री एंड फेयर बट दे हैव टू बी पीरियोडिक, वक्त पे चुनाव होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जहां असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो, पर्टिकुलरली वहां 6 महीने के अंदर चुनाव हो और नई सरकार का गठन हो। लेकिन यहां 5 साल हो गए और कोई अता पता इलेक्शन का नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस संदर्भ में खामोश है। तमाम अपोजिशन पार्टीज का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दिल्ली में भी मिला था 2 महीने पहले और उसके बाद कोई भी संकेत उनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है। अलबत्ता चंद दिन पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो जम्मू कश्मीर के हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नुमाइंदा हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, उनकी तरफ से यह बयान आया कि पंचायत के चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव इस फाइनेंशियल ईयर में होंगे अपने शेड्यूल के मुताबिक, लेकिन असेंबली इलेक्शन के बारे में उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया। ऐसा लगता है कि ये सरकार नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हों। सरकार ने पहले ही कह चुकी है कि जैसे ही हालात ठीक होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर तो उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे। तो आप क्यों नहीं वेट करते हैं सरकार का या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि क्या यहाँ हालात सही हों और उसके बाद असेंबली के चुनाव? ये कह रही है कि हालात यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। बार बार उनका ये बयान आता है कि हालात यहाँ ठीक हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हालात इतने बुरे भी नहीं हैं जितने 1996 से पहले थे। 1996 में मिलिटेंसी पीक के ऊपर थी, लेकिन उस वक्त भी एक चुनौती उस वक्त की सरकार ने स्वीकार की, इलेक्शंस करवाए और इलेक्शन करवाने के बाद माहौल में एक बहुत बड़ी तब्दीली फौरी तौर पर देखने को मिली। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर अपना फैसला किस तरह से सुनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JK न्यूज पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।